हेलो नमस्कार। अब ये अपना तैयारी का रिवीजन का आखिरी पार्ट बचा है। आखिरी 23 पेज बचे हैं और मेरे पास समय बहुत कम है। स्कूल में जाना है, बहुत स्पीड से करना है अब हमें। पहला पार्ट आता है, ये 11वीं कक्षा के लिए पार्ट आता है, जनसंचार माध्यम और लेखन। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है? तो भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है देवर्षि नारद जी को। उस किताब के अनुसार अभिव्यक्ति और माध्यम किताब का कर रहे हैं हम। धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु का काम करते हैं नारद जी। महाभारत के युद्ध का विवरण किसने सुनाया? तो ये सुनाया संजय ने। संजय ने। देवर्षि नारद का वाद्य यंत्र वीणा होता है। सरल वाले प्रश्न होंगे तो मैं जल्दी चलता रहूंगा। हम जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं हमें, अंग्रेजों से प्राप्त हुए हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि प्राप्त हुए हैं पश्चिम से। उत्तर दक्षिण कहाँ से? पश्चिम से। मानव जीवन अब संभव नहीं है, संचार के बिना अब मानव जीवन संभव नहीं है। जनसंचार माध्यमों को सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है लोगों पर। सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता पक्षियों की, मनुष्य की, पशुओं की या किसकी? तो मनुष्य की है। टेलीविजन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है संचार के। जनसंचार के संचार के संचार और जनसंचार इसका उत्तर है। संचार के माध्यमों के विकास के कारण कौन सी दूरियां कम हो रही है? ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक भौगोलिक या राजनीतिक? तो भौगोलिक दूरियां कम हो रही है। टेलीविजन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच को कहते हैं सीधा प्रसारण। क्रिकेट मैच को सीधा प्रसारण कहते हैं। आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं हो सकती? तो आधुनिक जीवन के बिना अच्छे खान-पान, आधुनिक वेशभूषा, भव्य संचार और जनसंचार के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। यहाँ पे चार गलत आगे चर लिख रखा है किताब में। चर धातु से संचार की उत्पत्ति हुई है। संचार का अर्थ क्या है? संचार का अर्थ होता है चलना। संचार माने चलना। संचार का अर्थ हो गया चलना। किस संचार शास्त्र के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? ये विल्बर श्रैम के अनुसार संचार है अनुभवों की साझेदारी है। उनकी परिभाषा है संचार अनुभवों की साझेदारी है। किसकी परिभाषा? विल्बर श्रैम। प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? प्राप्तकर्ता, संदेशवाहक, संदेश प्रचारक कौन? तो प्राप्त करता है इसका करता है कूटवाचन। कूटवाचन को अंग्रेजी में कहेंगे डिकोडिंग। कूटवाचन को अंग्रेजी में कहेंगे डिकोडिंग और एनकोडिंग कहेंगे कूटीकृत। एनकोडिंग को हिंदी में कहेंगे कूटीकृत। कूटवाचन को कहेंगे डिकोडिंग। फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? तो संदेश में सुधार करता है संचारक। फीडबैक मिलता है और संचारक फिर संदेश में सुधार कर लेता है। तो जैसे मैं हूँ संचारक, मुझे फीडबैक मिला, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, आवाज थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, तो फिर मैं सुधार कर लेता हूँ, कोई ना कोई माइक खरीद लेता हूँ। संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है? संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया कहते हैं। तो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहा जाता है फीडबैक। सांकेतिक संचार किसे कहते हैं? इशारे से। इशारा ही सांकेतिक संचार है। कक्षा समूह में आपसे विचार विमर्श संचार का किस? तो आपसे विचार विमर्श हो गया कक्षा में। कक्षा में ना, तो कक्षा में समूह संचार के अंतर्गत ये आ गया। जनसंचार का अंग्रेजी रूपांतरण? तो जनसंचार का अंग्रेजी रूपांतरण मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। नियंत्रण, अभिव्यक्ति, सूचना, सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, निगरानी आदि जनसंचार के क्या है? तो ये सारे जनसंचार के हैं कार्य। कौन कौन से हैं? नियंत्रण है, अभिव्यक्ति है, सूचना है, सामाजिक संपर्क है, मनोरंजन, निगरानी, ये सारे के सारे कार्य हैं जनसंचार के। सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगाह रखने का कार्य कौन करता है? ये करता है जनसंचार। ये करता है जनसंचार। पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता के विविध आयाम विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं। विभिन्न घटनाओं को संपादक, पत्रकार, कवि और लेखक तो पत्रकार करते हैं। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास। ऐसी पत्रकारिता को भी इतिहास लेखन के अंतर्गत गिना जाता है। सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित करती है। ये उपभोक्ताओं के अनुसार निर्धारित करते हैं। समाचार वही है जो घटना की जानकारी दे। तो ताजी ताजी घटना की जानकारी दी, उसी को समाचार कहते हैं। समाचार महत्व काफी हद तक इससे निर्धारित होता है, स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। इसमें स्थानीयता का मतलब है जुड़ाव हो हमसे, हमारे नजदीक हो। पत्रकारिता एक तरह से क्या है? दैनिक इतिहास लेखन है। पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है पत्रकारिता। हम्म किससे दैनिक इतिहास लेखन किससे कौन से किससे कौन से किस्से, कहानी, समाचार नहीं हो सकते? तो भूत प्रेतों के किस्से, कहानी, समाचार नहीं हो सकते। पाठ में ही आता है कि ये नहीं हो सकते। समाचार संगठनों की समाचारों का चयन और प्रस्तुति की नीति क्या कहते हैं?
इसे संपादकीय नीति कहा जाता है। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन स्रोत है संपादन के सिद्धांत। तो संपादन के 5 सिद्धांत हैं, उनमें से एक है तथ्यों की शुद्धता, दूसरा है वस्तुपरकता, तीसरा है निष्पक्षता, फिर संतुलन है और फिर 5वां है स्रोत। ये संपादन के कुछ सिद्धांत है। एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है, वो यथार्थ को समाचार के रूप में पेश करता है, वास्तविकता को। किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है कि एक पत्रकार हमेशा क्या हो, निष्पक्ष हो। एक शब्द और आता है तटस्थ। तो तटस्थ उसका गुण नहीं हो सकता, वो तटस्थ रहेगा तो गलत को गलत नहीं कहेगा, सही को सही नहीं कहेगा, तो ये तो गलत बात है। उसे निष्पक्ष होना पड़ता है, उसे सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ता है। निष्पक्ष होना। समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? तो समाचारों में न्याय संगत तत्व अधिक अहम होता है, न्याय संगत तत्व अधिक पत्रकार का गुण है। पत्रकार का गुण संदेह करना, पाठ के अनुसार कि वो संदेह करेगा, ये तो उसका गुण है, अवगुण थोड़ी है। हर चीज पे उसे संदेह करना होता है। विविध माध्यमों के लिए लेखन, ये 12वीं कक्षा का पाठ है। अब तक हमने जो दोनों पढ़े वो 11वीं कक्षा के थे, ये है 12वीं कक्षा का। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। 8 बज गए हैं, जाने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया। इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिका या तीनों? तो ये तीनों में अनपढ़ व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वैसे देखा जाए तो। लेकिन इंटरनेट में अगर आजकल अगर हम बात करें यूट्यूब वीडियोस की, तो अनपढ़ व्यक्ति भी सुन पाएगा। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट। इंटरनेट सबसे ज्यादा खर्चीला है। जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो ये केवल रेडियो ही है, सिर्फ सुना जाता है, इसलिए इसको श्रव्य। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? मुद्रण का आरंभ होता है चीन में। मुद्रण का आरंभ चीन में होता है। वर्तमान छापाखाने का आविष्कार किसने किया? तो जोनिस गुटेनबर्ग इस व्यक्ति का पूरा नाम है। जोनिस गुटेनबर्ग ने वर्तमान छापाखाने का आविष्कार किया। ये जर्मनी का रहने वाला था। भारत में पहला छापाखाना 1556 में बनता है और ये गोवा में बनता है। मिशनरियों द्वारा बनाया जाता है ताकि धर्म प्रचार वो कर सके। भारत में पहला छापाखाना गोवा में हो गया। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? समाचार लेखन की सबसे प्रभावशाली शैली कौन सी है? हम सभी जानते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रभावशाली शैली बन चुकी है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रभावशाली शैली है। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? तो मध्य भाग, बॉडी, इंट्रो या समापन। तो हम देखते हैं कि इनमें से बॉडी भी होता है, इंट्रो भी, समापन भी, लेकिन मध्य भाग उसका अंग नहीं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। इनमें बांटा जाता है। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? तो टेलीविजन माध्यम में दृश्यों का बहुत अधिक महत्व होता है। टेलीविजन के लिए खबरें लिखने की मौलिक शर्त क्या है? तो टेलीविजन के लिए खबरें लिखने की मौलिक शर्त है दृश्य के साथ लेखन। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके प्रारंभ होती है? तो वेब दुनिया से ही हिंदी में नेट पत्रकारिता प्रारंभ होती है। क्रिकेट मैच का प्रसारण सीधा प्रसारण होता है। आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो आधुनिक युग में अगर हम बात करें, संसार की बात करें तो तृतीय दौर चल रहा है और भारत की बात करें तो द्वितीय दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब शुरू होता है? ये 2003 में शुरू होता है और ये अभी जारी है। समाचार पत्र प्रकाशित या प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय सीमा को कहा जाता है डेडलाइन। और ये अलग-अलग समाचार पत्रों में अलग-अलग होती है। रेडियो में आज सुबह, कल सुबह ऐसे ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ अ, अगला चौथा पाठ। तो जो चौथा पाठ है, वो भी 12वीं कक्षा के सिलेबस में पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार होते हैं 3 प्रकार के। कौन-कौन से होते हैं 3 प्रकार के पत्रकार? तो पत्रकार एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, जो नियमित वेतनभोगी पत्रकार है। एक होता है अंशकालिक पत्रकार। एक तो हो गया पूर्णकालिक पत्रकार, नियमित वेतनभोगी है। एक हो गया अंशकालिक पत्रकार, निश्चित मानदेय पे काम करता है। और एक होता है फ्रीलांसर पत्रकार, भुगतान के आधार पे काम करता है अलग-अलग समाचार संगठनों में। तो ये पूर्णकालिक पत्रकार कौन सा हो गया? नियमित वेतनभोगी पत्रकार ही पूर्णकालिक पत्रकार हो गया। समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है संपादक। भुगतान के आधार पर अलग-अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकारों को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है फ्रीलांसर। समाचार पत्रों में छपने वाले फीचर लगभग कितने शब्द होने चाहिए? फीचर के बारे में ये साफ-साफ लिखा है कि ऐसा कोई कहीं निर्धारित नहीं है कि इतने ही शब्द हों, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर जो फीचर हैं, उनमें जो शब्द होते हैं, वो होते हैं 250 से लेके और 2000 तक ये शब्द हो सकते हैं। इनमें समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना गया है? तो संपादकीय ही समाचार पत्र की आवाज़ है। संपादकीय को ही समाचार पत्र की आवाज़ माना गया है। समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन-सी है? तो समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली है। समाचार लेखन के लिए कितने ककार आवश्यक है? समाचार लेखन के लिए 6 ककार अति आवश्यक है। क्या, कौन, कब, कहाँ, ये 4 ककार हो गए। ये चारों ककार आ जाते हैं इंट्रो में और फिर क्यों, कैसे, ये आ गए समापन और बॉडी में। इंट्रो में कितने ककारों को आधार बनाकर लिखा जाता है?
3 या 4 ककारों को आधार बनाकर लिखा जाता है इंट्रो में। किताब में 3 या 4 दे रखा है कि 3 या 4 ककारों को, ऑप्शन में अकेला 4 आ जाए तो 4 ककारों को भी। तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को कहते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट। अब यहाँ पे थोड़ा-सा अंतर है। सबसे पहले फौजी रिपोर्ट आएगी, फिर आएगी इन डेप्थ, फिर आएगी विश्लेषणात्मक और फिर आएगी विवेचन। तो ये क्या है? ये सारी विशेष रिपोर्टें हैं। विशेष रिपोर्टों के चरण हैं। तो पहला चरण क्या है? पहला हमने लिखा खोज रिपोर्ट। अनुपलब्ध आंकड़ों को ढूँढकर, खोजकर गहरी छानबीन की जाती है। अनुपलब्ध आंकड़े खोजी रिपोर्ट में। इन डेप्थ रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों को उनमें गहराई से गहरी छानबीन की जाती है, खोजा जाता है। विश्लेषण में इसी रिपोर्ट के बहुत अधिक विश्लेषण किया जाता है, विस्तृत व्याख्या तैयार की जाती है। विवेचन में इसे किस्तों में भेजना शुरू कर दिया जाता है, इसका विवरण तैयार कर दिया जाता है। तो ये विशेष रिपोर्ट की 4 चरण हैं, इनको 4 हम इसके भाग भी मान सकते हैं, भेद भी मान सकते हैं। फीचर की कौन सी विशेषता है? तो फीचर सृजनात्मक हो, सुव्यवस्थित हो और आत्मनिष्ठ, ये तीनों ही फीचर की विशेषताएं होती है। पत्रकार लेखन के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो कच्चा माल संपादक के नाम पत्र या किससे? तो इस साक्षात्कार से ही पत्रकार लेखन में कच्चा माल प्राप्त होता है। साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रश्नोत्तर वाला साक्षात्कार और एक निबंधात्मक साक्षात्कार। विशेष लेखन और स्वरूप और प्रकार, ये भी 12वीं कक्षा का टॉपिक है। विशेष लेखन क्या कहलाता है? विशेष लेखन कहलाता है सामान्य लेखन सटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन, किसी विषय पर लिखा गया रचनात्मक लेख, किसी विषय पर किया गया क्रियात्मक लेख और किसी भी विषय पर किया गया प्रगतिशील लेख। सामान्य लेखन सटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेख ही विशेष लेखन कहलाता है। संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? तो ये बीट कहते हैं। संवाददाता पत्रकारों की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनकी रुचि जिसमें होती है ना, वो काम उनको दे दिया जाता है, बीट हो गया। उस काम के लिए निर्धारित स्थान डेस्क हो गया। फिर विशेष रिपोर्टर कौन से हो गए? रुचि और ज्ञान नहीं, बल्कि उस काम में, उस क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल करनी पड़ती है, विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ती है, तब जाके एक पत्रकार विशेष पत्रकार बन पाता है। विशेष लेखन के कितने क्षेत्र हैं? तो कितने? 1, 2, 3, 4 कितने? अनेक। विशेष लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा की अपेक्षित है? तो साहित्यिक भाषा, सरल, बोधगम्य या बाजारू या हिंदी उर्दू। ये सहज, सरल और बोधगम्य भाषा की आवश्यकता होती है। इनमें से किस विशेष लेखन का कौन-सा क्षेत्र नहीं है? इनमें से विशेष लेखन का, सिनेमा में भी विशेष लेखन होता है, मनोरंजन का भी है, स्वास्थ्य का भी है, तो समाचार नहीं है। कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है? ये खेल के क्षेत्र से है या कृषि से, आर्थिक या राजनीतिक? ये आर्थिक क्षेत्र से हो गया इसका संबंध। इनमें से कौन-सा शब्द क्रिकेट जगत का नहीं है? हो सकता है ऐसे वाला प्रश्न भी पूछ लिया जाए, क्योंकि किताब में तो दे ही रखा है। वैसे उम्मीदें कम है कि ऐसा प्रश्न कभी परीक्षा में आए कि क्रिकेट का कौन-सा शब्द। तो ये हो गया तेजड़िए। तेजड़िए वहाँ से संबंधित नहीं है, आर्थिक पत्रकारिता से संबंधित है। हिट विकेट भी क्रिकेट में होता है, स्पिन भी होता है और रन भी। इनमें से कौन-सा शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आर्थिक क्षेत्र से तेजड़ी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, बिकवाले भी है, मंडली भी है, तो रन आउट नहीं है, ये क्रिकेट से संबंधित है। भारत में कौन-सा खेल अधिक लोकप्रिय है? तो भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। कैसे बनती है कविता? कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ? तो ये वाचिक परंपरा के रूप में कविता का जन्म होता है। प्ले विद द वर्ड्स किसने कहा? तो ये डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने कहा कि प्ले विद द वर्ड्स। इनमें से कौन सा कविता का घटक नहीं है? तो इनमें से भाषा भी है, शब्द भी है और छंद भी है, तो वाद्य यंत्र उसका घटक नहीं है। शब्द कविता का कौन सा उपकरण है? तो शब्द कविता का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? तो शब्द कविता का पहला ही उपकरण है। कविता का अनिवार्य तत्व है, तो कविता का अनिवार्य तत्व है छंद, लय, मुक्त छंद या संगीत। तो लय कविता का अनिवार्य तत्व है। कविता के लिए पंत जी ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो पंत जी कहते हैं चित्रात्मक भाषा। कविता के लिए पंत जी कहते हैं, सुरेंद्रनंदन पंत जी कहते हैं चित्रात्मक भाषा। जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जाता है, वह साहित्य की कौन सी विधा है? तो वह है कविता। एक शब्द कितने अर्थ छिपे रहते हैं? तो अनेक अर्थ छिपे रह सकते हैं एक शब्द में। कविता की प्रथम शर्त क्या है? कि कविता की प्रथम शब्द है भाव संपदा, विभिन्न प्रकार के शब्दों के मेलजोल, या तो पाठ के अनुसार शब्दों के मेलजोल है। वैसे तो भाव संपदा भी है, लेकिन पाठ के अनुसार। पाठ में जहाँ एक पंक्ति आई है ना, उसको लेकर चलेंगे। कहानी हमारे जीवन का अंग है, अविभाज्य, अनावश्यक, व्यर्थ या बेकार। तो अविभाज्य अंग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों को क्या करना चाहता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों को बाँटना चाहता है। कहानी मानव मन की वृत्तियों को शांत करती है। तो ये कौन सी वृत्तियों को शांत करती है कहानी? भूख और ईर्ष्या को शांत करती है, या फिर वो शांत करती है
जिज्ञासा और उत्सुकता को शांत करती है, या जिज्ञासा और करुणा को शांत करती है, या जिज्ञासा और ईर्ष्या को होती है, जिज्ञासा और उत्सुकता को ये शांत करती है। भारत में किस ग्रंथ की कहानियाँ लोकप्रिय है? तो भारत में इस पाठ के अनुसार पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत लोकप्रिय है। कहानी किसका अंग है? कहानी मानव स्वभाव का अंग है। कहानी मानव स्वभाव का अंग है। कहानीकार घटनाओं में किसका मिश्रण करता है? कहानीकार घटनाओं में कल्पना का मिश्रण करता है। किस कहानी की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है? मौखिक कहानी की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। पंचतंत्र किस प्रकार की कहानियां लिखी गई है? तो पंचतंत्र में शिक्षाप्रद कहानियां लिखी गई है। कहानी का पहला तत्व कौन सा है? कहानी का पहला तत्व है कथानक। कथानक के कितने भाग होते हैं? कथानक के होते हैं कुल 3 भाग। और तीसरे कहानी के तीसरे भाग का क्या नाम है? कहानी के तीसरे भाग का नाम हो गया अंत। कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? तो कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका है अच्छी कहानियां पढ़ना। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है? कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक हो गया। डायरी लिखने की कला आ गया अगला पार्ट, 9वां पार्ट। मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक जिसके पन्नों पर 365 दिन क्रमवार सजी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डायरी। एन फ्रैंक की डायरी सबकी डायरी किन वर्षों के मध्य लिखी गई? तो वो 1942 से 44 के मध्य लिखी गई। एनी फ्रैंक ने डायरी जिस नगर में लिखी वह नगर था एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम वह नगर था। मोहन राकेश रमेशचंद्र शाह आदि प्रसिद्ध हुए डायरी लेखक के रूप में। ये सारे लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। कहानी डायरी लेखक के रूप कहानी लेखन अब किस रूप में लोकप्रिय हो गया? अब एक विधा के रूप में ये लोकप्रिय। डायरी लेखन अब एक विधा के रूप में लोकप्रिय हो चुका है। हम डायरी को शब्दबद्ध करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने लिए हम डायरी को शब्दबद्ध करते हैं। एन फ्रैंक कौन थी? एन फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। एन फ्रैंक का जीवन काल एन फ्रैंक का जीवन काल 1929 से 1945 तक। 1929 में अपनी लता मंगेशकर का भी जन्म होता है। नाजियों ने अत्याचार किए थे यहूदियों पर। एनी फ्रैंक के परिवार में से जीवित कौन बचा था? तो उनके पिता अकेले जीवित बचे थे और इस डायरी को उन्होंने डच भाषा में प्रकाशित करवा दिया था। डच भाषा में। एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था? एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। अब आते हैं हम कथा और पटकथा। कथानक अभिन्न हिस्सा होता है। कथानक अभिन्न हिस्सा होता है पटकथा का। किस उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया? तो देवदास उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया। देवदास उपन्यास किसके द्वारा रचित है? शरद चंद्र के द्वारा रचित। अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती है? फ्लैशबैक तकनीक से प्रस्तुत की जाती है। पटकथा की मूल इकाई क्या है? पटकथा की मूल इकाई दृश्य है। पटकथा कितने घटनास्थल होते हैं? तो पटकथा में असीमित घटनास्थल होते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड कौन सी तकनीक होती है जिसके कारण भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है? तो ये तकनीक होती है फ्लैश फॉरवर्ड और भूतकाल की फ्लैशबैक। नाटक में घटनास्थल प्राय कैसा होता है? तो नाटक में घटनास्थल सीमित होता है। नाटक में घटनास्थल कहानी और नाटक कैसी विधाएं हैं? तो कहानी और नाटक अलग अलग विधाएं हैं, या समान है या विपरीत है? तो अलग अलग विधाएं हैं। समानताएँ भी है कहानी और नाटक में बहुत सारी। नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए? नाटक में सजीव पात्र होने चाहिए। नाटक किस तत्व की प्रधानता होती है? नाटक में मंच सज्जा की प्रधानता होती है। नाटक को मंच पर क्या किया जाता है? नाटक को मंच पर अभिनीत किया जाता है। इतनी स्पीड से बोलकर इसलिए कि जाते समय अपने मोबाइल को जेब में रख रहे होंगे, बस में या कहीं पर भी सफ़र कर रहे होंगे। पढ़ते-पढ़ते बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, तो सुना जा सकता है, इसलिए बहुत स्पीड से बोला जा रहा है। कहीं-कहीं आवाज़ कटेगी, कहीं साफ भी नहीं सुनेगी, लेकिन अगर आपने 5-7 बार पढ़ा हुआ है, तो आपको ध्यान आ जाएगा। कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय उसके कथानक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? समय और स्थान के आधार पर उसके कथानक को विभाजित किया जाता है। ईदगाह कहानी के लेखक अपने प्रेमचंद जी हैं ही। इनमें से कौन-सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो द्विधा कहानी प्रेमचंद की नहीं है। द्विधा कहानी विजयदान पिता की है, बाकी मोतीराम शास्त्री, बड़े भाई साहब, कफन सब के सब प्रेमचंद की कहानी है। स्थान और समय के आधार पर कहानियों को किन रूपों में लिखा जाता है? तो स्थान और समय के आधार पर दृश्यों के रूपों में उनको लिखा जाता है। नाटक का प्रत्येक दृश्य कैसा होना चाहिए? नाटक का प्रत्येक दृश्य कथानक का हिस्सा होना चाहिए। नाटक के संवाद कैसे होने चाहिए? नाटक के संवाद छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। ईदगाह कहानी में हामिद नामक के पात्र किस वस्तु का ज़िक्र किया गया है? कपड़ों का ज़िक्र किया गया है। नाटक में अभिनय किसका काम है? तो नाटक में अभिनय यहाँ पे और कुछ है नहीं, तो निर्देशक का काम हो गया। उसमें भी निर्देशक लिख रखा है। स्वगत कथन के आधार पर आजकल किसका प्रयोग किया जाता है? स्वगत कथन के आधार पर आजकल वॉइस ओवर का प्रयोग किया जाता है कि जब वो पात्र अपने खुद के ही कथन खुद बोल रहा हो ना, सोच रहा होता है, बोल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है? वॉइस ओवर के ज़रिए उसके कथन हमें सुना दिए जाते हैं। इसे वॉइस ओवर कहा जाता है। ईदगाह कहानी में अम्मा वाले अंश के लिए नाट्य रूपांतरण करते समय किस शैली का उपयोग किया जाता है? इसमें फ्लैशबैक शैली का
उपयोग किया जाता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय पहला पाठ क्या हो सकता है? अच्छी नाट्य प्रस्तुतियाँ देखना ही पहला पाठ हो सकता है। ईदगाह में जाने से पहले बच्चे क्या गिन रहे होते हैं? तो वो अपने पैसे गिन रहे होते हैं। कैसे बनता है रेडियो नाटक? प्राचीन काल में आम आदमी घर बैठे मनोरंजन के लिए किसका सहारा लेता था? आम आदमी घर बैठे मनोरंजन के लिए रेडियो का सहारा लेता था। अंधा युग के रचयिता कौन है? अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती। रेडियो नाटक का दूसरा प्रमुख नाम क्या है? रेडियो नाटक का दूसरा प्रमुख नाम है ध्वनि नाटक। रेडियो नाटक में कितने अंक होने चाहिए या कितने अंक होते हैं? तो रेडियो नाटक में कोई अंक नहीं होता और वैसे वाले नाटक में अंक ना होकर दृश्य होते हैं, 3-4 दृश्य, 3 दृश्य के लिए कहा गया है। रेडियो नाटक के दृश्य कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? रेडियो नाटक महज श्रव्य माध्यम है। रेडियो नाटक में किसका विशेष महत्व होता है? ध्वनि का विशेष महत्व होता है। रेडियो नाटक किससे मिलती-जुलती विधा है? रेडियो नाटक सिनेमा तथा रंगमंच से मिलती-जुलती विधा है। रेडियो नाटक का कथानक कितनी घटनाओं पर आधारित होता है? एक घटना पर। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? रेडियो नाटक में बहुत कम होनी चाहिए। और पाठ नंबर 13, ये 13, 14, 15 ये 12वीं क्लास के लिए आएँगे और ये अगले वीडियो में ही ले पाएँगे। अभी बहुत सारा समय हो चुका है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इतना ही।